हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सेक्शन 88 का। सेक्शन 88 डील करता है इंटरप्लीडेड सूट से। सेक्शन 88 को जब आप पढ़ोगे तो उसके साथ आपको पढ़ना पड़ता है ऑर्डर 35। अब आपको अलग से सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक कंक्लूजन निचोड़ दूंगा सेक्शन 88 का और ऑर्डर 35 का। एक एक बात, इंटरप्लीडर सूट से जुड़ा हुआ एक एक बात हम आपको बताएंगे। जी हाँ, और इंटरप्लीडर सूट जो टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्री के रिस्पेक्ट में हो या फिर आपके मेंस एग्जाम के रिस्पेक्ट में हो। तो आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। उसके पहले आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो नीचे देख लो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसको क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बेल आइकन जब दबाओगे तो ऑल का भी नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब भी आपके चैनल लॉज लाइव पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम अनअकैडमी पे भी एडुकेटर हैं। आप अनअकैडमी पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो जल्द से जल्द कर लो। इसमें आपका बेनिफिट है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो और अपने करियर को लेके, अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हो, तो आप ये जान रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण होता है CRPC, CPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो जुडिशियल एग्जाम का, ये 4 कोर पेपर है। अगर ये 4 पेपर पे आपका पकड़ बन गया तो फिर आपका बाकी का जो लॉ पेपर है वो आपको आसान लगने लगता है। तो अनअकैडमी पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा आपको हम बता दें। आपको लाइव क्लास मेरा अभी फ्री है। जी हाँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली कि लाइव क्लास अभी हमारा फ्री है अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये दोनों को कवर अप कर रहे हैं शुरू से, फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो। तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, लिंक पे क्लिक करो। देखो आज का जो लाइव क्लास होना है शाम का 7 बजे, उसका भी लिंक हमने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंतजार मत करो, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। और हम लोग IPC को और सिविल प्रोसीजर कोड को अपने YouTube चैनल लॉ लाइव पे कवर कर रहे हैं। CPC आपको वीडियो के माध्यम से हम हर एक दिन अल्टरनेट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी सिलसिले तक हम लोग 88 तक चल गए। जी हाँ, सेक्शन 1 से शुरू किए थे सिविल प्रोसीजर कोड को, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो आज हम लोग लगातार सिविल प्रोसीजर कोड को बनाए रखे हैं और इसी के साथ सेक्शन 88 तक पहुंच गए हैं। ऑर्डर 21 तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। दैट मीन्स कि ऑर्डर 1 से हर एक ऑर्डर का रूल, एक एक रूल, ऐसा कुछ नहीं छोड़े हैं, विथ रिलेवेंट केसेस, विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक बात आपको हम बताए हैं। तो ऑर्डर 21 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर नहीं देखे हो तो चैनल पे जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, सर्च करो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन को और उसके बाद इंजॉय करो सिविल प्रोसीजर कोड। बहुत आसान है, एकदम ईजी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सिविल प्रोसीजर कोड मुश्किल है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ लेना। स्टूडेंट्स ने क्या कमेंट किया कि सर मुझे बहुत पहले मुश्किल लगता था, अब सिविल प्रोसीजर कोड आसान लगता है, बात समझ में आती है। आपको मुश्किल इसलिए लगता था या अभी भी मुश्किल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, दैट्स वाई। तो इंतजार मत करो, अनअकैडमी पे भी फॉलो करो और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी पर्सनल क्वेरी फिर भी बच रहा है आपको कि सर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना मत भूलना। जी हाँ, टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना मत भूलना, आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ मैं डेली आपको लीगल अपडेट्स देता रहता हूँ और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट MCQs होता है उसका भी PDF मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। और जनरल डिस्कशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 10 व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप है हमारा लॉ इज लाइफ के नाम से, जिनका कुछ का हमने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जान लेनी थी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, एक बात पहले हम आपको बता दें, ये जो बोर्ड पे हम आपको बात को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं कि बस पॉइंट लिख दिए, समझा दिए, चल गए। वीडियो को बनाने में भी कम समय लगेगा, मेरा भी मेहनत कम लगेगा, आप लोग भी खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना कम समय का वीडियो देख लिए, इनको बात सब समझ में आ गया। नहीं होगा ऐसे। अगर आप सीरियसली हो अपने पढ़ाई को लेके और
जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरा मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये अच्छे समझना होगा एक एक बात को, क्योंकि अगर आप पीटी निकाल भी लेते हो तो मेंस नहीं निकलेगा इस तरीके से। आपको जब तक टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बनेगा, आप नहीं निकाल सकते हो मेंस, ये मेरा गारंटी है। और पकड़ बनाने के लिए आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जो स्टूडेंट चले जाते हैं आई डोंट माइंड, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रहते हैं वो जीवन भर रहेंगे, जो मेरे साथ हैं वो जीवन भर रहेंगे मेरे साथ। तो हम आप लोगों के लिए स्पेशली हम क्या बोल रहे हैं कि वो बोर्ड पे हम लिखते हैं, मेहनत लगता है आप लोगों के लिए लिखते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने नोटबुक में ये पॉइंट्स को उतार लेना है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही लिखते, जो आपको लिख लेना है, ताकि आप ये समझो कि हम जो समझे हैं उसको कैसे हम लिखेंगे, मेंस में कैसे आंसर करेंगे। आपसे मान लो सवाल पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरप्लेडर सूट, अब आपका आंसर कैसे होना चाहिए, जान तो आप रहे हो, आंसर कैसे लिखोगे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, हम इसके मीनिंग पे बात करें, इसको समझाएं, उसके पहले आपको हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल जो आपको देंगे ना, ये एग्जाम्पल जो देंगे आपको, इससे बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, दो लोग हैं ए और बी, और इन दोनों के अलावा एक और लोग है जो है सी। मान लो कि इसको हम ज्वेलर बनाते हैं, ये सोनार है, ये सोना चांदी से जुड़ा हुआ काम करता है। अब यहाँ पे तीन लोग हैं, इंटरप्लेडर सूट में याद रखिएगा कम से कम तीन लोग का होना जरूरी है। वो कैसे, वो समझाते हैं। देखो बड़े ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, इंटरप्लेडर सूट का आधा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको हमको ये समझाना होगा कि अब इस जो बातों को आप समझे हो कैसे उसको लिखोगे। तो अब यहाँ पे तीन लोग, इंटरप्लेडर सूट में कम से कम तीन लोग होने चाहिए, कम से कम। अब देखो होता क्या है कि ए सी के पास गया और बोला कि मेरे पास कुछ सोना है, मेरे पास कुछ सोना है जिसका सी तुम हमको रिंग बना दो। करेक्ट। सी बोला ठीक है हम आपका रिंग बना देंगे। सी क्या किया, इसका रिंग बना दिया, सी रिंग बना दिया। तो रिंग बनाया तो खर्च होता है ना, उसका लेबर कॉस्ट होता है कि नहीं होता है। तो मान लो कि उसका रिंग बनाने में जो भी कॉस्ट इसको लगा, तो इसका कॉस्ट का कोई माय बाप तो होगा ना, इसका कॉस्ट तो किसी ना किसी से चाहिए ना। तो अभी तक कोई बात, कोई इशू नहीं उठा है। तो अब जो इसको रिंग बनाने में खर्च हुआ वो किससे लेगा, तो जो दिया है रिंग बनाने के लिए उससे लेगा, दैट मीन्स कि ए से लेगा। लेकिन मामला क्या फंस जाता है कि जब बात डिलीवरी का वक्त आता है, दैट मीन्स कि जब रिंग देने का वक्त आता है सी का, और अपना कॉस्ट लेने का, जो लेबर कॉस्ट जो उसको लगा है उसको लेने का जो टाइम आता है, उसी दरमियान उसके पहले मीनवेल क्या आता है, बी टपक पड़ता है। बी कहीं से छूमंतर होके आ गया। अब बी जब आ गया, अब बी जब आ गया, अब बी जब आया तो बी बोल दिया सी को कि तुम नहीं दोगे, तुम ए को नहीं दोगे रिंग। तो सी पूछा क्यों नहीं देंगे हम रिंग, तो बोला ये रिंग जो है जिस गोल्ड का बना है वो सोना मेरा है, ये रिंग जिस गोल्ड का बना है वो सोना मेरा है, ये कह दिया अब बी। मामला फंस गया। अब बेचारा सी घबरा गया, ए कहता है कि रिंग मेरा है, बी कहता है कि रिंग मेरा है, और हम जो उस सोने को रिंग में तब्दील किए हैं उसको तब्दील करने में हमको पैसा खर्च हो गया, अब हम कुछ किससे लेंगे वो पैसा। तो अब क्या करेगा। अब इस सिचुएशन में देखो जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स की जो रिंग है वो एडवर्सली क्लेम हो रहा ना बाय टू पर्सन यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है जिसकी रिस्पेक्ट में एडवर्सली क्लेम्ड हो रहा है, तो कम से कम दो लोग का होना जरूरी, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो दो कम से कम है ना। तो दो लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं कि रिंग मेरा है, तो रिंग मेरा है। और सी का क्लेम है कि भैया हमको रिंग बनाने में जो कॉस्ट लगा वो हमको दे दीजिए। इज इट क्लियर। लेकिन अब ये कॉस्ट ले तो ले किससे, सवाल तो फंस गया कि अब कॉस्ट ले तो ले किससे ये, क्योंकि ए कहता है मेरा, बी कहता है मेरा। तो यहां पे अब जो इंटरप्लेडर सूट है वो कौन करेगा दर्ज, कौन करेगा इंस्टीट्यूट, तो ये करेगा सी। सी इंस्टीट्यूट करेगा इंटर प्लीडर
सूट इंस्टीट्यूट, इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करेगा सी। अब इंटरप्लीडर सूट जो इंस्टीट्यूट करेगा सी, क्यों करेगा? क्योंकि भैया उसका जो लेबर कॉस्ट लगा है बस उसको वही चाहिए, जो उसका चार्ज बनता है उसको बस वो चाहिए। और इंटरप्लीडर सूट को दर्ज करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो था उसका कॉस्ट या चार्ज जो उसका लगा है। लेकिन अब किससे लेगा वो? तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति से लेगा। तो कहने का मतलब कि सूट जो फाइल हुआ इंटरप्लीडर सूट सी के द्वारा, वो एक चीज और डिटरमाइन करवा देगा कि भैया इस रिंग का ओरिजिनल मालिक कौन है। तो जो भी ओरिजिनल मालिक होगा, जो भी इंटरप्लीडर सूट के आधार पे कोर्ट डिसाइड कर देगी, तो एविडेंस पे ही प्रूफ होता है ना कि कौन डिसाइड हुआ है, कौन मालिक है। तो जो कोर्ट डिसाइड कर दी, अगर कोर्ट डिसाइड कर दी कि नहीं इस गोल्ड का मालिक अगर ए है, तो भैया जो मालिक है हमको वही, तो इंटरप्लीडर सूट में जो ये ज्वेलर है उसको जो कॉस्ट उसका लगा वो पे करेगा ए। अगर कोर्ट डिसाइड कर दी कि नहीं बी है, तो बी पे करेगा इसका कॉस्ट सी का। तो बात मिला के ये आया कि सी जो इंटरप्लीडर सूट किया है उससे होगा क्या? उससे पहले तो ये होगा कि जो रियल मालिक है वो डिसाइड हो जाएगा, कोर्ट कर देगी। और दूसरा जो भी मालिक डिसाइड हुआ है, जो भी ओनर है उस रिंग का, उससे उसका कॉस्ट मिल जाए सी का। तो ये होता है होल कंसेप्ट इंटरप्लीडर सूट का। बात समझ में आ गया तो ठोक दीजिए लाइक। अब देखो, अब सवाल उठता है कि यहां अगर आप देखोगे तो रियल डिस्प्यूट किसके बीच में है? रियल डिस्प्यूट इसमें पहले प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है? तो ये दोनों हो गया डिफेंडेंट, क्योंकि इन दोनों को ही घसता है ना सी, कि इन दोनों में से दोनों ही क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी को एडवर्सली रिंग को। तो दोनों में से कोई एक ओनर है, कोर्ट डिसाइड कर दीजिए, जो डिसाइड होगा ओनर उससे हमको कॉस्ट दिलवा दीजिए। इज इट क्लियर? तो डिफेंडेंट है ए और बी दोनों, और प्लेंटिफ कौन है? ये बंदा सी है। तो अब देखो यहां पे रियल डिस्प्यूट किसके बीच में है? डिफेंडेंट और रियल डिस्प्यूट, अपेरेंट डिस्प्यूट का बात नहीं कर रहे हैं। अदर सूट के केस में जो जनरल सूट होता है उसमें जो डिस्प्यूट होता है, रियल डिस्प्यूट होता है बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होता है। लेकिन इंटरप्लीडर सूट के केस में जो रियल डिस्प्यूट है, आप देखोगे तो रियल डिस्प्यूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं है। सी इज हियर प्लेंटिफ एंड हियर बी एंड ए बोथ आर डिफेंडेंट। तो रियल डिस्प्यूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं है, रियल डिस्प्यूट है बिटवीन डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट। दो डिफेंडेंट के बीच में है रियल डिस्प्यूट, दो डिफेंडेंट के बीच में है रियल डिस्प्यूट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं है। क्योंकि ए कहता है मेरा है गोल्ड, बी कहता है मेरा है गोल्ड। तो रियल डिस्प्यूट डिफेंडेंट्स के बीच में होता है इंटरप्लीडर सूट में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं होता है। और अदरवाइज अदर सूट में जो रियल डिस्प्यूट होता है वो होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ही होता है। समझ में आया बात? तो ठोक दीजिए जल्दी से लाइक। तो आप इसका अब अपने लैंग्वेज में मीनिंग बताओ। अब इसका मीनिंग या डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन कीजिए, मीनिंग बताइए, तो कैसे बताओगे? तो आप कह सकते हो ना, अ काइंड ऑफ प्रोसीडिंग विच एनेबल्स अ क्लेमेंट, हियर क्लेमेंट इज सी ज्वेलरर, विच एनेबल्स अ क्लेमेंट टू रिकवर हिज क्लेम from the persons who adversely claim to the property with respect to which some work has been done by the claimant. Is it clear? तो अपने अपने लैंग्वेज में बात समझ में आ गया। अब अपने लैंग्वेज में आप इसको जो रूप दे दीजिए, आप हिंदी में जो रूप दीजिए, मलयालम में जो, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपको बात समझ में आ गया, आप उस रूप में अपना बात आप लिखिए। लैंग्वेज मस्ट बी योर्स, हम आपको सिर्फ बात बताएंगे, लैंग्वेज आपका होना चाहिए। समझ में आई बात? तो मीनिंग समझ में आ गया कि किस टाइप का प्रक्रिया है इंटरप्लीडर सूट। अब आइए ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। बात जब ऑब्जेक्ट का आएगा तो इंटरप्लीडर सूट का क्या उद्देश्य होता है? तो देखो दो उद्देश्य, मूलतः दो उद्देश्य है। कहता है हैव द क्लेम ऑफ द राइवल क्लेमेंट एडजुडिकेटेड। जैसा कि आपको बताए कि जो राइवल क्लेमेंट है, जो राइवल क्लेमेंट मीन्स टू से अ प्रॉपर्टी विच वेर एडवर्सली क्लेम्ड बाय टू और मोर पर्सन्स। हियर एडवर्सली क्लेम कौन कर रहा है प्रॉपर्टी की? मेरा है, मेरा राइटफुल ओनर हम है, कोई कहता है राइटफुल ओनर हम है, तो ए और बी है। तो पहला जो उद्देश्य है इंटरप्लीडर सूट का कि एडवर्स क्लेमेंट, एडवर्स जो डिफेंडेंट्स हैं उसके राइट को एडजुडिकेट कर देना। क्योंकि जब तक ये राइट एडजुडिकेट नहीं होगा तब तक इंटरप्लीडर सूट का उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। और इंटरप्लीडर सूट का जो मूल उद्देश्य है कि जो क्लेमेंट है जिसने इंटरप्लीडर सूट फाइल किया है, और इंटरप्लीडर सूट में क्लेमेंट दैट मींस प्लेंटिफ, उसको उसका कॉस्ट चार्ज मिल जाना चाहिए जो उसने खर्च किया है।
वट एवर ही हैज डन, जो भी उसका बनता है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होता है टू इंडेमनीफाई द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को मुआवजा मिल जाना चाहिए उसके काम का, दैट्स इट। तो ये मीनिंग ऑब्जेक्ट बात समझ में आया। कैसे कंटेंट कैसे जाना चाहिए आपके आंसर का, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा सीधी जो स्टूडेंट लिख देता है वैसे मजा नहीं आएगा, और ऐसे बात भी आपको समझ में, और जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपका उसको भी समझ में आएगा क्या लिखा। लेकिन इस तरीके से लिखोगे, समझाओगे, तो बंदा चेक करने वाला कॉपी आपका लगेगा नहीं, बंदा में दम है, जानता है बातों को। अब आता है कि सेक्शन 88 इंटरप्लेडर सूट अप्लाई हो, उसके लिए क्या क्या कंडीशन इसको पूरा होना बहुत जरूरी है। आपको यहां से ही बहुत बात समझ में आ जाएगा। देखो जहां क्या कहता है, एग्जाम्पल को समझाने का मतलब था हमको कि आपको ये सब चीज को रटाना नहीं, समझाना, और समझा हुआ चीज आप नहीं भूल सकते हो। देखो पहला नंबर कंडीशन क्या है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 88 या फिर ऑर्डर 35, इज इट क्लियर। चलिए इंटरप्लेडर सूट के रिस्पेक्ट में कंडीशन समझ लीजिए। क्या कहता है, देयर मस्ट बी डेट, सम ऑफ मनी, अदर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल्सो मूवेबल और इमूवेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई डेट होना चाहिए, या सम ऑफ मनी होगा, या कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। यहाँ पे मूवेबल है प्रॉपर्टी, दैट्स इट, तो प्रॉपर्टी कम से कम होना चाहिए। दूसरा, अब ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो डेट है, सम ऑफ मनी है, कोई अदर प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि इसमें से भी कोई भी एक प्रॉपर्टी मस्ट बी, क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन मस्ट क्लेम एबव मेंशन थिंग्स एडवर्सली टू ईच अदर। इन प्रॉपर्टीज को लेके, चाहे वो डेट, सम ऑफ मनी या अदर प्रॉपर्टी कुछ भी है, इनको, इन थिंग्स को लेके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। एक कहता है मेरा है, तो बी कहता है कि नहीं ये मेरा है। एक कहता है कि इस सम ऑफ मनी पे मेरा हक है, तो बी कहता है नहीं इस सम ऑफ मनी पे मेरा हक है। एक कहता है कि ये रिंग मेरा है, तो बी कहता है नहीं मेरा है। तो दैट मीन्स की प्रॉपर्टी, दैट मीन्स थिंग्स मस्ट बी एडवर्सली क्लेम्ड बाय दी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 से अधिक भी हो सकता है। चलिए तीसरा, पर्सन फ्रॉम हुम सच एवब थिंग्स आर क्लेम्ड इज विलिंग एंड रेडी टू पे और डिलीवर द थिंग टू इट्स राइटफुल ओनर। अब भैया जिस व्यक्ति से ये जो थिंग्स है, डेट, सम ऑफ मनी, अदर प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ये रिंग, जिस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी क्लेम्ड किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमको दो एडवर्स पार्टी कह रहे हैं हमको दो, जिस व्यक्ति से मांगा जा रहा है, दैट मीन्स कि प्लेंटिफ तैयार है, वो इच्छुक है कि ठीक है हम दे देते हैं, हम देने के लिए तैयार है। प्लेंटिफ क्या कहता है, पर्सन जिससे कि एवब थिंग्स क्लेम्ड किया जा रहा है वो तैयार है देने के लिए और इच्छुक भी है, लेकिन भैया वो तभी देगा जब ये डिसाइड हो जाएगा कि राइटफुल ओनर कौन है। और राइटफुल ओनर तो डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए उसने इंटरप्लेडर सूट कर दिया फाइल, ताकि कोर्ट डिसाइड कर दे कौन है राइटफुल ओनर। और जो राइटफुल ओनर होगा उसको ये थिंग्स देने के लिए जो क्लेमेंट है इंटरप्लेडर सूट में, प्लेंटिफ जो है वो रेडी है, तैयार है, हम ठीक हम दे देंगे। लेकिन चौथा कंडीशन को देखिए क्या कहता है, द पर्सन फ्रॉम हुम एबव थिंग्स आर क्लेम्ड हैज नो इंटरेस्ट अदर देन चार्ज और कॉस्ट। जिस व्यक्ति से इंटरप्लेडर सूट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एडवर्सली क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी, वो व्यक्ति प्लेंटिफ तैयार है, लेकिन अब यहां पे क्या कहता है यहाँ पे कि उसका उस प्रॉपर्टी में, उस थिंग्स में, उस रिंग में कोई इंटरेस्ट था नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो रिंग हो या रिंग दैट मींस प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल ही क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी थिंग्स के रिस्पेक्ट में क्लेम्ड बन रहा है इंटरप्लेडर सूट में, उस थिंग्स पे जो प्लेंटिफ होता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका बस एक ही इंटरेस्ट है, एक ही उसका जो ऑब्जेक्ट है कि भैया मेरा जो खर्च लगा है, मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो चार्ज है वो हमको पे कर दिया जाए, दैट्स इट। कि पर्सन फ्रॉम हुम एबव थिंग्स आर क्लेम्ड हैज नो इंटरेस्ट अदर देन चार्ज और कॉस्ट। तो थिंग्स के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई प्लेंटिफ का इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमने उस प्रॉपर्टी पे, उस थिंग्स पे जो भी काम किया है उसका कॉस्ट या चार्ज हमको मिल जाए। और ये डिसाइड कौन करता है कि कौन ये तय करेगा कि मिलना है कि नहीं मिलना है, कोर्ट करेगी, ठीक है, इंटरप्लेडर सूट पे ही करेगी। और लास्ट कंडीशन है कि नो सूट इज पेंडिंग इन विच राइट्स ऑफ द पार्टीज कैन बी प्रॉपरली डिसाइडेड। और ये भी महत्वपूर्ण उतना ही है कि ऐसा कोई सूट, अन्य सूट, इंटरप्लेडर सूट के अलावा कोई अदर सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए बिफोर एनी कोर्ट, जिसमें राइट्स जो है पार्टी का वो प्रॉपरली डिसाइड हो जाएगा।
मतलब कि अगर मान लो ऐसा कोई सूट इंटरप्लीडेड सूट के अलावा कोई ऐसा सूट पेंडिंग में है, ऑलरेडी कोर्ट में उसका कार्रवाई चल रहा है उस पर, और वो कोर्ट उस सूट पे कॉम्पिटेंट है एडजुडिकेट करने के लिए हर एक वो राइट्स को जो पार्टीज का बन रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में इंटरप्लीडेड सूट फाइल्ड हो भी गया तो इंटरटेन नहीं करेगी कोर्ट। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए जिसमें पार्टी का जो अधिकार है वो प्रॉपरली डिसाइड हो जाए, पेंडिंग में नहीं होना चाहिए ऐसा कोई सूट। अगर ये पांचों का पांचों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके जो क्लेमेंट जो है, दैट मीन्स प्लेंटिफ कह सकते हो आप, वो इंटरप्लीडेड सूट फाइल कर सकता है। तो ये तो हो गया मीनिंग, ऑब्जेक्ट, कंडीशन। अभी यहां तक ही नहीं रुकेगा मामला, आगे देखिए कि क्या क्या और महत्वपूर्ण बात है जो आपको इंटरप्लीडेड सूट के बारे में जान लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 तक समझ में आया बात? ये बताना जरूरी नहीं है लेकिन बताऊंगा, अच्छा लगे फिर भी, खराब लगे फिर भी आपको, क्योंकि आपको अच्छा लगे खराब लगे इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आप तक नॉलेज जाना चाहिए, आपको हर एक बात पता होना चाहिए। अगर आपने मेरे से पढ़ा है ना, तो मेरे से जो पढ़ लेता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि उससे अगर कोई भी बंदा कहीं भी कुछ भी पूछेगा तो 25 बार पहले पूछने से पहले सोचे, अगर पूछ ले तो उसका एक एक पॉइंट पे जवाब होना चाहिए। इसलिए हर एक बात हम आपको बताते हैं। वीडियो आई एग्री कि लंबा होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। अगर बात समझ में आ रही है ना तो शेयर ठोक दीजिएगा। चलिए अब आता है एडिशनल पार्टिकुलर्स की और क्या क्या बातों का जिक्र होता है इंटरप्लीडर सूट में। तो आपको पहले भी हम बताया कि इस बात का विवरण होना अनिवार्य है इंटरप्लीडर सूट में कि जो क्लेमेंट है और यू कैन से प्लेंटिफ जो इंटरप्लीडर सूट के अंतर्गत, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस थिंग्स को लेके, और आपको पता है कि किस थिंग्स को लेके इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, ऑलरेडी हम अभी बताए हैं। और दूसरा पार्टिकुलर्स जो होना और जरूरी है इंटरप्लीडर सूट में वो है कि दैट देयर इज नो कॉल्यूजन, कोई षड्यंत्र, कोई पहले से बना बनाया बात नहीं होना चाहिए बिटवीन द प्लेंटिफ और एनी ऑफ द डिफेंडेंट। कोई कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए। इस बात का विवरण होगा इंटरप्लीडर सूट में कि प्लेंटिफ का कोई भी डिफेंडेंट के साथ कोई कॉल्यूजन नहीं है, इस बात का विवरण होना अनिवार्य है इंटरप्लीडर सूट में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट इन कोर्ट। मान लो कि जो थिंग्स के रिस्पेक्ट में इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उसको प्लेस्ड किया जा सकता है बिफोर कोर्ट। ऐसा प्रॉपर्टी का नेचर है कि उसको प्लेस बिफोर कोर्ट प्लेस्ड किया जा सकता है, दैट मींस कि प्रस्तुत किया जा सकता है उस थिंग्स को। या मान लो कि सम ऑफ मनी को लेके इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उस सम ऑफ मनी को बिफोर कोर्ट पेड किया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा। तो किया जा सकता, तो पहला प्राइमा फेसी जो ड्यूटी होगा प्लेंटिफ का कि उस प्रॉपर्टी को, उस थिंग्स को प्लेस्ड करना है, प्रस्तुत करना है बिफोर कोर्ट। और सम ऑफ मनी को लेकर इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो वो सम ऑफ मनी को भी पेड करना होगा बिफोर कोर्ट प्लेंटिफ को। लेकिन मैंडेटरी नहीं है ये प्रोविजन। अगर मान लो प्लेंटिफ नहीं प्रस्तुत करता है थिंग्स को, प्रॉपर्टी को, या सम ऑफ मनी को बिफोर कोर्ट पेड नहीं करता है, तो क्या उसका सूट नलीफाई हो जाएगा, क्या उसका सूट रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऑर्डर 35 रूल 2 कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सूट रिजेक्ट हो जाएगा, उसका सूट नलीफाई हो जाएगा। किया जाना चाहिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आता है प्रोसीजर एट फर्स्ट हियरिंग। जब मान लो इंटरप्लीडर सूट फाइल हुआ तो एट दी फर्स्ट हियरिंग कौन सा प्रक्रिया होगा कोर्ट के द्वारा, कोर्ट क्या क्या स्टेप या मेजर्स लेगी इंटरप्लीडर सूट पे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑफ दिस सूट, इंटरप्लीडर सूट। तो पहला ये बता देगी, ये डिक्लेयर करेगी कि पहले कि प्लेंटिफ का क्या राइट है, प्लेंटिफ का कितना कॉस्ट है, कितना चार्ज बन रहा है, क्या अधिकार है, वो डिसाइड कर देगी पहले प्लेंटिफ का। दूसरा, प्लेंटिफ को सूट से हटा देगी, डिसमिस कर देगी। प्लेंटिफ का अब कोई काम नहीं है, उसको कॉस्ट मिल गया, अब वो चलो निकलो, अब उसका सूट में कोई काम नहीं, उसको डिसमिस कर दी। और तीसरा ये भी कर सकती है कि अगर कोर्ट को लगा कि नहीं सभी पार्टीज का बिफोर कोर्ट होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ द सूट, तो क्या करेगी, प्लेंटिफ को रिजेक्ट नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी, उसको भी बनाए रखेगी और सूट के साथ प्रोसीड करेगी आगे फर्दर। समझ में आ गई बात? तो तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया को कोर्ट ऑप्ट कर सकती है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट हियरिंग। चलिए
अब आता है कि कौन नहीं फाइल कर सकता इंटरप्लेडर सूट। सभी व्यक्ति क्या फाइल कर सकते हैं इंटरप्लेडर सूट? जी नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन है? पहला है एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एंड द अनदर इज टीनेंट अगेंस्ट हिज लैंडलॉर्ड। जी हाँ, एजेंट अपने प्रिंसिपल के खिलाफ इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता है, और वहीं टीनेंट जो है भाड़ेदार, वो भी अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। तो एजेंट नहीं फाइल कर सकता इंटरप्लेडर सूट किसके अगेंस्ट, और टीनेंट किसके अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकता है, दैट इज प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। ये पूरा बात हो गया आपका इंटरप्लेडर सूट को लेके। अंत में बस इतना बोलेंगे, दो बात, इतना तक रुके हो, जो लोग यहां तक रुक के वीडियो को देखे उनसे हम बात बोलना चाहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हड़बड़ाना मत। आप लॉ के फील्ड में हो तो हड़बड़ाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। आप लोगों से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो यहाँ तक रुक के देखे हो मेरा वीडियो को, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक अगर अनअकैडमी पे मुझे फॉलो अप नहीं किए हो तो वीडियो का इस जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें प्रोफाइल लिंक हम दे दिए अपने अनअकैडमी का, तो प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझ तक पहुंचिए और लाइव क्लास का मजा लीजिए पूरा डिटेल्ड में। आपको लाइव क्लास फ्री है, आपको बस अनलॉक कोड यूज करना होगा। अनलॉक कोड आपको पता ही है, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। थैंक यू सो मच।